हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स एंड फार्मा। जैसे कि आपको पता है कि सीआरई का रिज़ल्ट आ चुका है। कुछ बच्चों का लिस्ट में नाम है, कुछ बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ बच्चों का लिस्ट में नाम होने के बावजूद वो परेशान है, क्योंकि आप सबको पता है जो लिस्ट आई है वो 8 टाइम्स आई है। यानी कि अगर एक सीट है तो उसके लिए 8 बच्चों का नाम दे रखा है। क्योंकि एम्स वालों को पता है कई सारे बच्चों के पास वो क्वालिफ़िकेशन होती ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मल्टीपल कैंडिडेट का नाम दे रखा होता है लिस्ट में। बट उन कैंडिडेट्स को भी पता है, यानी कि जो ऑलमोस्ट 7 कैंडिडेट है आउट ऑफ 8, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद का प्लान क्या है, आज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। मुझे ये पता है कि एम्स सीआरई वॉज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस ईयर, ठीक है, लेकिन ऐसा ऑब्वियसली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिलने नहीं वाली हैं या मिलेंगी नहीं। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आज से आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी हो उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहें। मैं आपको ऑप्शंस बताने वाला हूँ आपके कि आप और क्या क्या कर सकते हैं आज के दिन के बाद। आज 30 सितंबर है, आप 1 अक्टूबर से ऐसा क्या करें और कौन कौन से एग्ज़ाम्स दें कि आप नेक्स्ट ईयर तक इस टाइम पर एक गवर्नमेंट जॉब में हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बल्क फार्मा जॉब्स जो हर साल आती हैं, ऑलमोस्ट हर साल आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो होती है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स के साथ ना एक इशू है। जैसे अगर मैं हरियाणा का एग्ज़ाम्पल लूँ तो हरियाणा में एग्ज़ाम होता है हरियाणा सीईटी। तो अब हरियाणा सीईटी का जो एग्ज़ाम दिया है, जिसको कहते हैं कॉमन टेस्ट होता है ये। इसमें फार्मा का कोई सवाल नहीं आता, इसमें हरियाणा जीके, मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह सवाल आते हैं। तो टेक्निकली जितने भी आजकल स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन्होंने ऐसा ही कर रखा है कि वो एक कॉमन एग्ज़ाम लेते हैं जिसमें वो पूछते हैं इंग्लिश, जो भी उनके स्टेट की जीके होती है वो पूछ लेते हैं, पूरे इंडिया लेवल की जीके भी पूछ लेते हैं, कभी कभी मैथ्स आती है, रीजनिंग, ओके, ये 4 मेन सब सब्जेक्ट्स होते हैं। कई स्टेट्स में हिंदी भी आती है एज सब्जेक्ट, और कई स्टेट में उनकी रीजनल लैंग्वेज भी एज सब्जेक्ट पूछ लेते हैं। तो अगर आपको ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको अल्टीमेटली इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके पढ़नी ही पड़ेगी। उसका कोई इलाज नहीं है, नहीं कर सकते उसके अलावा आप कुछ। तो एक तो ये स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो गए। एक हो गया एसएससी सिलेक्शन फेज़ का एग्ज़ाम होता है ऑलमोस्ट हर साल। इस साल फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं थी, बट मुझे उम्मीद है कि अगले साल ज़रूर होगी। इस साल फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं थी, लेकिन कई सारी पोस्ट ऐसी थी जिसमें फार्मा वाले एलिजिबल थे। कई सारी पोस्ट रिसर्च असिस्टेंट वगैरह की थी, साइंटिफिक असिस्टेंट की थी, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट थी, स्टोर मैनेजर की पोस्ट थी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी पोस्ट थी जिसके लिए एज फार्मासिस्ट, एज फार्मा ग्रेजुएट आप अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। कई सारी पोस्ट डिप्लोमा वालों के लिए भी थी, कुछ थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बैचलर्स वालों के लिए तो थी, अच्छी खासी पोस्ट थी। इसके साथ एसएससी के साथ भी इशू यही है कि इसका भी सिलेबस इतनी यही है। इसमें भी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके ही आता है। ऑब्वियसली स्टेट जीके नहीं आती, इंडियन करंट अफेयर्स आते हैं, बट सिलेबस यही है। तो अल्टीमेटली आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो मेडिकल एग्ज़ाम्स ही हैं, जैसे कि एमसीआरई हो गया, आरआरबी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे, जिसमें आपको मेजर पोर्शन मिलता है फार्मा का, मेजर फार्मा मिलता है, ठीक है, सॉरी, मेजर फार्मा मिलता है। और थोड़े से क्वेश्चन आते हैं अगेन, थोड़े से क्वेश्चन अगेन इसी के आते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के। इस बार एमसीआरई के बहुत आसान सवाल आ गए, 20 सवाल देखा जाए तो। रीजनिंग वगैरह के जो भी सवाल थे बहुत इजी थे, करंट अफेयर ही था मेनली, इजी था वो बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जितने भी जो बल्क एग्ज़ाम है उसके लिए आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके पढ़नी ही पड़ेगी। तो जब आपको पता है कि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है तो वाई नॉट स्टार्टेड यार। इससे डरने की क्या नीड है। मुझे पता है एज फार्मा स्टूडेंट आप बायो के स्टूडेंट रहे हो लाइफ टाइम, मैं भी रहा हूँ यार बायो का स्टूडेंट हमेशा, ठीक है। मैंने भी जो सारे एग्ज़ाम्स निकाले थे हमेशा वो इनके बेसिस पे ही निकाले थे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके के बेसिस पे। क्योंकि मुझे ये पता था कि जो फार्मा स्टूडेंट है उनका वीक पॉइंट ये होता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। तो अगर मैं इसी को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लूँ देन आई विल बी
बेटर देन हाफ ऑफ द फार्मा स्टूडेंट या बेटर देन हाफ ऑफ माई कॉम्पिटिशन, ठीक है, ऐसा मुझे लगा था, तो मैंने वही किया। अब मुझे पता है कि फार्मा स्टूडेंट भी मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके पढ़ने लग गए हैं। अगर आप उनमें से नहीं हो जो फार्मा स्टूडेंट और मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके पढ़ रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप पूरे दिन में 2 घंटे भी पढ़ाई करते हो तो उसमें से 1 घंटे आपको इसमें इन कॉमन सब्जेक्ट्स के लिए देने हैं, ठीक है। 1 घंटे ना दे पाओ तो आधा घंटा दो, लेकिन देना ही देना है, ठीक है। मुझे पता है जॉब के साथ तैयारी बहुत मुश्किल होती है, बट कोई ऑप्शन नहीं है। जब कोई ऑप्शन ना होना तो करना ही पड़ता है, ठीक है। कुछ अभी मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर कैसे होगा मेरा सिलेक्शन, आधी सीटें तो रिज़र्व कैटेगरी वाले खा ले लेते हैं, ऐसा हो जाता है, रिजर्वेशन अच्छी चीज़ नहीं है, वगैरह वगैरह। तो मेरे मानने या ना मानने से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी, ना ही उस कैंडिडेट के मानने या ना मानने से फ़र्क पड़ता है। ये सच्चाई है कि रिजर्वेशन तो है, आपके ग्रेजुएट होने से 20 साल पहले भी था, आपके ग्रेजुएट होने के 20 साल बाद भी रहेगा, ठीक है। तो इसको क्रिटिसाइज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आपको पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ, जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इंग्लिश, जीके, मैथ्स, रीजनिंग आज की सच्चाई है, ठीक है। ये आज का सच है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, ये सच्चाई है। सिर्फ एक सीआरई के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना पूरी ज़िंदगी भर की, चलो सीआरई में ही होगा सिलेक्शन, ठीक है। तो आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग जीके पढ़नी पड़ेगी। ऑब्वियसली फार्मा मेजर पोर्शन है, फार्मा आपको पढ़ना ही है, फार्मा स्ट्रॉन्ग रखना है, लेकिन आपको जो कॉम्पिटिटिव एज देगा वो यही 4 सब्जेक्ट देंगे। अब देख लेते हैं कुछ इंडिविजुअल जॉब्स आती हैं। कुछ मेडिकल कॉलेज जैसे एसजीपीजीआई, पीजीआई चंडीगढ़, ऐसी हर स्टेट में मेडिकल कॉलेज हैं, कुछ स्टेट के हैं, कुछ सेंट्रल के हैं। जनरली जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब आती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस मांगा होता है और सेंट्रल में कोई लाइसेंस नहीं मांगा होता। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज होती है, उसमें भी जॉब्स आती हैं, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आप। NITs, IITs और अदर यूनिवर्सिटीज़ में उनके खुद के ना एक छोटे से हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल ना भी हो तो एक कम से कम एक डिस्पेंसरी टाइप का उन्होंने सेटअप बना रखा होता है, जहाँ पे उनके यूनिवर्सिटी वाले खुद ही अपना इलाज करवा सकते हैं और स्टूडेंट्स इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, ऑब्वियसली कम आती है, ठीक है। जैसे मैंने एक बार IIT इंदौर का दिया था जिसमें 1 वैकेंसी आई थी फार्मासिस्ट की, ठीक है। तो ऑब्वियसली वैकेंसी बहुत कम आती है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आर वेरी लेस, 1 मैक्सिमम 2 to 3 वैकेंसीज मैक्सिमम, इतनी वैकेंसी आती है, ठीक है। बट आती है, इसमें लोग भी कम अप्लाई करते हैं क्योंकि जनरली इनके जो फॉर्म की फ़ीस होती है बहुत हाई होती है। तो अगर फ़ीस हाई होती है और नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी कम है तो बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। तो आपके लिए ये एज ये दे सकता है कि आप इन जॉब्स में अप्लाई करो तो आपको ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं सिलेक्शन के। ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो लोग अप्लाई नहीं करते, बट प्लीज़ अप्लाई करना इन जॉब्स पे। इन जॉब्स में भी अगेन मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके इज़ यूजुअली अ कॉमन सब्जेक्ट, तो आपको इनसे निजात नहीं है। तो भाई जिससे निजात नहीं है उसको छोड़ दो, आप कोशिश करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग जीके पढ़ना शुरू करना है आज से ही, ठीक है। कुछ जब तक आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलती आप टेम्परेरी जॉब ज्वाइन कर लो। मुझे पता है कई लोग कहेंगे कि फुल फ्लेज तैयारी कर लूँ क्या सर, मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, ठीक है। मुझे पता है कि यार फार्मा बैकग्राउंड में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो घर पे बैठ के जॉब ना करें और घर पे बैठ के पूरा साल दे दें तैयारी करें। अगर आपकी फैमिलीज अफोर्ड कर सकती हैं देन प्लीज़ गो फॉर इट। अगर आपकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती तो प्लीज़ आप ये जॉब करना शुरू कर दो, ये सारी जॉब्स मिलती हैं। अप्रेंटिस की जॉब करोगे, ऑलमोस्ट हर बड़े इंस्टीट्यूट में अप्रेंटिस की जॉब आती है, फार्मा के लिए भी आती है। तो आप अप्रेंटिस ज्वाइन कर लो, उसमें सैलरी कम मिलती है लेकिन आपके सर्वाइवल के लिए हो जाएगी, आप अपनी फैमिली पे एक बर्डन नहीं होगे, ठीक है।
आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो कहीं पे, उसमें भी आपको कम टाइम देना पड़ेगा और आपका ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा। रिसर्च की जॉब्स ना डिपेंड करती हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हो या कौन से इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हो। अगर आपका इंस्टीट्यूट अच्छा है जहाँ पे आपको टाइम मिल जा रहा है, जैसे मैंने एम्स में जॉब करी थी रिसर्च की, तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिलता था, मुझे कोई इशू नहीं होता था कभी भी। और मैं अगर बोलता था कि मुझे आज नहीं आना या मैं आज लेट आऊँगा तो चल जाता था। अगेन वही बात है कि वो चल जाता था क्योंकि मैं उस तरीके का काम भी करता था और उस तरीके के लोग भी थे कि हाँ समझें इस बात को कि अगर काम हो रहा है तो मुझे इस बंदे को टाइम पे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट मैटर्स इज़ वर्क डन। क्या मेरा वर्क टाइम पे हो रहा है? ऑब्वियसली मेरा वर्क टाइम पे हो रहा था, तो उन्हें ज़्यादा इशू नहीं हुआ था। तो रिसर्च की जॉब भी ज्वाइन कर सकते हो और फार्मासिस्ट की जॉब भी ज्वाइन कर सकते हो। फार्मासिस्ट की जॉब ज्वाइन करने में एक एडेड एडवांटेज है कि जब आप अप्लाई करोगे जॉब के लिए तो कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांगा होता है, ठीक है। तो उन जॉब्स में वही अप्लाई कर पाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। जैसे कभी कभी वैकेंसी आती है टाटा मेमोरियल सेंटर में, उसमें क्या होता है ना कि डिस्पेंसरी का एक्सपीरियंस भी वैलिड नहीं होता। वो बोलते हैं कि 100 बेडेड हॉस्पिटल में हो, 200 बेडेड हॉस्पिटल में हो, इस टाइप से वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। यानी कि अनलेस आपने किसी हॉस्पिटल के अंदर जॉब करी है, आप टीएमसी की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हॉस्पिटल में जॉब करने का एक अलग एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है यार। हॉस्पिटल में काम इतना होता है कि टाइम नहीं मिलता। अगर आपको ऐसा हॉस्पिटल मिल जा रहा है कि भाई 200 बेडेड हॉस्पिटल भी है और टाइम भी मिल रहा है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, सैलरी मत देखो, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसी कई सारी जॉब्स आती हैं जिसमें हॉस्पिटल का ही एक्सपीरियंस चाहिए होता है, डिस्पेंसरी का एक्सपीरियंस वैलिड ही नहीं होता। तो टेम्परेरी जॉब्स भी आप फॉर द टाइम बिंग ज्वाइन कर सकते हो अगर आपकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। अगेन, इफ़ योर फैमिली कैन अफोर्ड इट, इफ़ यू कैन अफोर्ड टू गिव 1 more year विदाउट अर्निंग, देन प्लीज़ गो फॉर फुल फ्लेज प्रिपरेशन। उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अगेन, हायर एजुकेशन एग्ज़ाम। इसके बाद मैं एक चीज़ बताऊंगा जो मुझे लगता है किसी भी फार्मा स्टूडेंट को अब तक नहीं पता है, या पता भी है तो वो इस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सबसे पहले ये देख लेते हैं, जी पैड तो सब लोग दे रहे हैं, मुझे पता है आधी जनता जी पैड देती है, और अगर आप उन लोगों में से हैं तो जो जी पैड नहीं देते तो प्लीज़ दे दो, ठीक है। जी पैड देने से क्या फ़ायदा होता है? आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है 12,400 रुपये की, या 12,800, जो भी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। 12,800 ही है, 400 है, जो भी है आप बता देना कमेंट्स में, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप मिलती है आपको एम फार्म करने के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि यार, क्योंकि अगर आप इंटर्नशिप करोगे तो भी इतने ही पैसे मिलेंगे, इंटर्नशिप करने पे कोई डिग्री नहीं मिलेगी, और आपको पता है कि बी फार्म के बाद आपको जॉब करनी है, तो बी फार्म के बाद जॉब करने से अच्छा आप बी फार्म के बाद एम फार्म कर लो, किसी एक कॉलेज से कर लो जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर ना हो। आपके पास एक एम फार्म की डिग्री भी आ जाएगी, आपके पास मंथली पैसा भी आता रहेगा, आप बर्डन नहीं रहोगे फैमिली पे, ठीक है। सेम गोज़ फॉर गेट। अब गेट इंपॉर्टेंट क्यों है फार्मा के लिए, मैंने एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ मैं जल्दी, फुल फ्लेज सिर्फ गेट पर वीडियो होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप मान के चलो कि गेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जी पैट इन फार्मा एग्ज़ाम्स, ठीक है, सॉरी फॉर फार्मा स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी तक उनको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में गेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जी पैट इफ़ यू आर अ फार्मा स्टूडेंट। सेम गोज़ फॉर यूजीसी नेट एंड अदर सिमिलर एग्जामिनेशन। इनसे क्या होता है, इनसे स्कॉलरशिप अच्छी मिलती है, इनसे आप डायरेक्टली पीएचडी भी कर सकते हैं। आपको बी फार्म के बाद एम फार्म करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली पीएचडी करते वक्त 37 या 37 ही है मेरे ख्याल से, 37,000 पर मंथ मिलता है आपको, विच इज़ अ गुड सैलरी। एग्जैक्टली, इट इज़ वेरी गुड सैलरी। तो हायर एजुकेशन एग्ज़ाम्स आप दो, इवन दो आपका मन नहीं है मास्टर्स करने का, तब भी आपको वो एग्ज़ाम देना है कि आपके मन में रहना। जब सपोज़ आपका मन था कि बी फार्म के बाद 1 साल ड्रॉप करके मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूँगा, आपने 1 साल ड्रॉप कर दिया, आगे बाद जी पैट क्लियर रखा हुआ है, ठीक है। इन केस आपका जी पैट क्लियर है लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया मास्टर्स, जी पैट का रिज़ल्ट 3 साल के लिए होता है वैलिड, पता है आपको। अब शायद चेंज हो गया हो, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 3 साल के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। तो अगर आपने 1 साल ड्रॉप कर दिया फुल फ्लेज तैयारी के बाद और आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ और आपको लग रहा है कि अब तो जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी, अपना खर्चा उठाना है, तो यार एम फार्म ज्वाइन कर लो,
ठीक है। ऑब्वियसली मुझे पता है कि एम फार्म भी आपको पूरे दिन रगड़ना है, फिर उसके बाद ज्वाइन करना है, तो कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लो जो नॉन क्लिनिकल हो, जैसे कि रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी नॉन कोर्स ज्वाइन कर लो जिसमें आपको ज़्यादा लैब वर्क ना हो। गेटिंग इट? तो इस तरीके से आपको अपने खर्चे के लिए पैसा मिल जाएगा, आपको टाइम मिल जाएगा कि आप तैयारी कर सको। और अगर आपका नहीं भी होता बाई चांस, मैं ये नहीं कह रहा कि 2 साल आप तैयारी करोगे आपका नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन आपको पता है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट क्या होगा। ज़रूरी नहीं है कि जिसकी रैंक इस बार एमसीआरई में 1 आई है वो अगले बार वन रैंक ले आए, हो सकता है उसका क्लियर ही ना हो, ठीक है। हो सकता है किसी की आरआरबी में रैंक 1 आई है इस बार और नेक्स्ट ईयर क्लियर ही ना हो। नोबडी कैन प्रेडिक्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होगा, ठीक है। अगर किसी की रैंक इस बार ज़्यादा आई है, हो सकता है कल उसकी रैंक बहुत अच्छी आ जाए, टॉपर्स में हो वो, ठीक है। मेरे कई सारे ऐसे जानने वाले दोस्त हैं जिनकी पिछली बार एमसीआरई में 1000 से ज़्यादा रैंक थी, मोर देन 1000 रैंक थी, ठीक है। इस बार क्या हुआ है, इस बार उनकी रैंक अंडर 50 है, ठीक है। कईयों की तो अंडर 30 भी है, तो अच्छी चीज़ है वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऑब्वियसली ये सिर्फ उनकी मेहनत है, तैयारी है। तो अगर आप फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हैं, आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, वेल एंड गुड। नहीं कर सकती तो आप कोई इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो, जॉब ज्वाइन कर लो, ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो, रिसर्च ज्वाइन कर लो, या फिर ऐसे ही कोई कोर्स ज्वाइन कर लो जिसमें आपको अपने खर्चे के लिए पैसा मिलता रहे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बाकी सारे फील्ड वाले करते हैं लेकिन फार्मा वाले कभी नहीं करते, अप्लाई फॉर अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। एसएससी एमटीएस से लेकर के जो कि लेवल 1 की जॉब है, आप एसएससी सीजीएल तक सब अप्लाई करो। कोई स्टेट गवर्नमेंट में आती है, जैसे एचएसएससी में आती है, यूपी ट्रिपल एससी में आती है, और भी बहुत सारे अलग अलग स्टेट का आता है, मुझे पता है हर स्टेट में आता है। हर स्टेट की हर जॉब के लिए अप्लाई करो। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि आईआईटी एनआईटी में जॉब आती है, आईआईटी एनआईटी में लैब अटेंडेंट की जॉब आती है और लैब असिस्टेंट की भी जॉब आती है, जिसमें उन्होंने 12th मांगा होता है, 12th विथ पीसीबी पीसीएम, ठीक है, इस हिसाब से मांगा होता है। इन सब जॉब्स के लिए अप्लाई करो। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमें तो फार्मा के लिए अप्लाई करना है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अभी आपको एमसीआरई देते वक्त रियलाइज़ हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं बता दूं, एमसीआरई में जो एम्स है उसकी जो एज लिमिट है दैट वाज 27। जो सीजीएचएस है उसकी एज लिमिट 25 साल हुआ करती थी, अब 27 हो गई है, लेकिन उसमें सिर्फ बी फार्म वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस दिन ये 27 हो जाएगी उस दिन सिर्फ बी फार्म वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये रूल बना दिया गया है अब। अभी फॉर द टाइम बिंग के लिए 25 ही रखी गई है। अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें एज लिमिट 27 दिखाई गई हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 2-3 साल में या 1-2 साल में ये 27 हो जाएगी, ठीक है। रिक्रूटमेंट रूल्स ज़रूर आए हैं जिसमें 27 साल एज लिमिट लिखी हुई है, लेकिन कोई जॉब नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें 27 साल एज लिमिट लिखी है, 25 ही लिखी हुई है अभी तक। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 27 कर देंगे। तो 27 साल के बाद क्या करोगे? अगर आप जनरल हो तो आप तो अप्लाई नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ईएसआईसी है, रेलवे है, आरआरबी, जिसमें एज लिमिट 32 साल है, ठीक है, 32 ईयर्स है। बाकी तो मेरे ख्याल से बहुत कम ही ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसमें इतनी हाई एज लिमिट हो। इंडियन आर्मी में कितनी है एज लिमिट? 25 है। जो सीएपीएफ में जॉब आती है, सीएपीएफ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको यार, सीएपीएफ का मतलब क्या होता है। सीएपीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है। इस ग्रुप में आता है सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी, शायद एक आध और आते होंगे, मेरे दिमाग में नहीं आया, शायद असम राइफल्स भी आता है मेरे ख्याल से, बट आप कंफर्म कर लेना एक बार। शायद ये 6 आते हैं इसमें, ये 5 तो श्योर हूँ, इसका श्योर नहीं हूँ। तो ये सब सीएपीएफ में आते हैं। इसके लिए एज लिमिट क्या है? 25 ईयर्स है, ठीक है। बट अगर आप लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, एमटीएस या किसी भी ऐसी पोस्ट पे ज्वाइन कर लेते हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, किसी भी पोस्ट पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है अप टू 40 ईयर्स तक का। यानी कि आप यूआर कैटेगरी में होने के बावजूद 40 साल तक इस फार्मासिस्ट की जॉब पे अप्लाई कर सकते हो, इन ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हो।
ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशंस में एक अलग तरह की रिस्पेक्ट मिलती है। मुझे पता है वर्क प्रेशर सेम है, ट्रेनिंग भी सेम है, इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, लेकिन एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है। आपके शोल्डर्स पे स्टार्स होते हैं, ठीक है। आप ज्वाइन करते हो एज एएसआई का एक सिंगल स्टार होता है, उसके बाद आप प्रमोट तो होते हो 2 स्टार पे, और फिर प्रमोट होते हो 3 स्टार पे। 3 स्टार इज़ द मैक्सिमम प्रमोशन दैट यू कैन गेट। ऑब्वियसली 3 स्टार जाने में आपकी एज हो जाएगी बहुत ज़्यादा, लेकिन 2 स्टार तक तो आप पहुँचोगे ही पहुँचोगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि भाई कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है अप्लाई करो। मुझे पता है आप बोलोगे कंपटीशन ज़्यादा होता है, ये होता है, वो होता है, तो यार एनआईटीज़ आईआईटीज़ में करो अप्लाई जिसमें कंपटीशन कम है। एसएससी में ज़्यादा है, मान लिया मैंने आपकी बात, लेकिन जब मैं मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीके पढ़ ही रहा हूँ और आप बोलोगे कि यार मैं तो पढ़ नहीं रहा, लेकिन पढ़नी पड़ेगी यार, क्योंकि फार्मा एग्ज़ाम्स में भी मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके आएगी ही आएगी, कोई निजात नहीं है इससे। तो जब निजात नहीं है तो मैं अपना बेस्ट दूंगा ना। जब मुझे मैथ्स पढ़नी ही है, जब मुझे रीजनिंग पढ़नी ही है, तो मैं बेस्ट क्यों ना पढ़ूँ। सीधी सी बात ये है, ठीक है। जब आप एम्स के लिए कोलोजी पढ़ रहे हो, अभी आपने कोलोजी देखा कि एम्स में फार्माकोलॉजी बहुत टफ लेवल की आई है, और मेरे ख्याल से ये पेपर उन्होंने ही क्लियर किया जिनकी फार्माकोलॉजी का कंसेप्ट बहुत क्लियर था। वरना ये जो एग्ज़ाम है ये ऊपर पढ़ के, ये छोटी पतली पतली जो किताबें आती हैं जो बी फार्म में पढ़ते हैं हम लोग, उनसे नहीं होगा ये वाला एग्ज़ाम, जो ये वाला अभी एमसीआरई का एग्ज़ाम हुआ था। जब आप अपना फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हुए ये नहीं सोच रहे हो कि मैं बेस्ट पढ़ूँ, कि ये तो डॉक्टर लेवल का इसका सवाल है, ये तो नहीं आएगा, ये कैसे पढ़ लूँ मैं, जब आप उसमें बेस्ट दे रहे हो अपना, तो आप मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश में क्यों नहीं दे रहे हो अपना बेस्ट। और कोई मुश्किल बात नहीं है यार, जब एक ऐसा बंदा जो आर्ट्स से पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसने हिंदी ही पढ़ी है, वो बंदा, एक बीए वाला बंदा भी पढ़ सकता है। आप लोगों ने साइंस ली थी 12th क्लास में, आपको साइंस मिली इसलिए थी क्योंकि आप अपने बैच में बेस्ट बंदे थे, आपसे बेहतर कोई नहीं था, इसलिए आपको साइंस मिली थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्ट्स उन लोगों को मिली होती है जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में भी अच्छे होते हैं लेकिन उनको आर्ट्स ही लेनी होती है, बट वो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। कोई नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपके 90% आए होंगे, 100 बच्चों में से 98 बच्चों ने 100% साइंस ली होगी, ठीक है। कुछ एक दो होंगे जिनको कॉमर्स ही चाहिए होगी, कुछ एक दो होंगे जिनको आर्ट्स ही चाहिए होगी। यानी कि यू वर वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट, यू वर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने टाइम पर साइंस ली थी। तो आप अभी भी बेस्ट ही हैं, बस आप भूल चुके हैं इस बात को, क्योंकि आपने इतने टाइम से बायो पढ़ी है तो आपको लगता है कि आपसे मैथ्स नहीं हो पाएगी या रीजनिंग नहीं हो पाएगी या इंग्लिश नहीं हो पाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ सब्जेक्ट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट। तो यू कैन डू इट जस्ट लाइक एवरीबडी इज़ डूइंग इट, ठीक है। सो मुझे बस इतना ही कहना था आप लोगों से कि प्लीज़ 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 सारे एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करो। फार्मा फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इट इज़ नॉट लाइक बीटेक। जैसे कि मुझे पता है आप लोगों को बोलोगे बीटेक का भी यही हाल है, बट अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में वन ऑफ द बेस्ट हो, सपोज़ आपने आईआईटी, जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में बेस्ट कॉलेज माना जाता है, वहाँ से पढ़ाई करिए तो आपको अच्छे जॉब्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने फार्मा के बेस्ट कॉलेज जैसे कि नई पर उससे पढ़ाई करी है, तो भी गारंटी नहीं है कि आपको बेस्ट जॉब मिलेगी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप पैकेज उठा के देख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है, प्राइवेट जॉब में बहुत ग्रोथ है, आई एग्री विथ यू। बट अगर आप इनिशियल पैकेज उठा के देख लो तो नाई पर मोहाली का भी इनिशियल पैकेज 6 लाख होता होगा, और मैं बात कर रहा हूँ सूटेक्स ब्रांच की, जो कि हाईएस्ट, बिल्कुल बहुत अच्छी ब्रांच मानी जाती है। 6-7 लाख मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम, ठीक है। और अगर आप कोर में जा रहे हो तो तब का बता रहा हूँ ये पैकेज, कोर में जा रहे हो तो कई लोगों को 5 LPA भी मिलता होगा। ये सब मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमफार्म करके कोई बंदा अपना करियर वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। एमफार्म करके आज बंदे करोड़ों भी कमा रहे हैं, ठीक है। मैं वो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है और आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है फ्यूचर में, तो आप सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करो, ताकि एज यू आर कैंडिडेट आपको एज रिलैक्सेशन मिले अप टू 40 ईयर्स। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो तो आपको +3 ईयर्स का मिलेगा और इसमें, यानी कि आप 43 ईयर्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हो,
ठीक है, विच इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, ठीक है, तो प्लीज़ अप्लाई फॉर एवरी गवर्नमेंट जॉब दैट यू सी। प्रिपेयर फॉर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। ये प्रिपरेशन डेली करनी है, नहीं छोड़नी है। अगर आप 1 घंटे फार्मा पढ़ते हो तो 1 घंटे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके में से कोई एक सब्जेक्ट उठा के पढ़ना ही पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो सब मैं आपको बता दूंगा आगे वाली वीडियोस में, कैसे तैयारी करनी है, फार्मा के साथ कैसे बैलेंस करना है। मैंने अपने बी फार्म के साथ ही मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके पढ़नी शुरू करी थी। ठीक है, तो मैंने कैसे अपने सिलेबस के साथ कोप अप किया था इस चीज़ को, सब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए मेरा मकसद यही था बताने का, आपको इम्पोर्टेंस दिखाने का कि यार बाकी सारे एग्ज़ाम्स की, जो लेवल 1 का एग्ज़ाम है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये आपको यूआर कैटेगरी वालों को स्पेशली एक एज रिलैक्सेशन का एडवांटेज देगा। और ये वाला एज रिलैक्सेशन, क्योंकि आप तो कैटेगरी में तो यूआर वाले ही हो ना, तो यानी कि आप यूआर की पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है कि अगर रिजर्व कैंडिडेट ने एज रिलैक्सेशन लिया है तो वो रिजर्व सीट पे अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के बेसिस पे एज रिलैक्सेशन लिया है तो आप यूआर की पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो। सो विच इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टू द वीडियोज़। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू सो मच।